रमेशपुरम नाम का एक गांव था जहां विद्या देवी अपने परिवार के साथ रहती थी। विद्या देवी के परिवार में उसकी केवल 2 बेटियां ही थी। उनकी दोनों बेटियां अपना अपना ससुराल झगड़ा करके छोड़ कर आई थी। तुम दोनों को कोई शर्म या लाज है? इतने दिनों से यहाँ ठहरी हुई हो, कब जाओगी अपने ससुराल? क्या माँ, आप भी ना शुरू हो गई? क्या करेंगे हम अपने ससुराल जाकर? वहाँ हमसे सब काम ही करवाते रहते हैं। ससुराल जाकर यही करना होता है ताकि घर में सुख और शांति रह सके। अरे यार, ये तो फिर से शुरू हो गई। चलो, मैं बाहर जाना चाहिए। जैसे ही दोनों बेटियां बाहर गईं, उनके घर गांव के सरपंच और जमींदार आए। क्या बातें हो रही हैं माँ बेटियों में? रोज रोज का झगड़ा। जब ससुराल में थी तब तो था ही, और अब यहाँ भी है। चलो अब चुप भी हो जाओ। काकी से कह देना कि मैं और गांव के जमींदार मिलकर पूरे गांव को दावत दे रहे हैं। अरे वाह, लेकिन किस खुशी में? लगता है तुमने खबर नहीं सुनी। हम सारे गांव वालों को दावत हमारे नए व्यापार की खुशी में दे रहे हैं। जमींदार और बेटियां बात कर ही रही थी कि वहाँ पर विद्या देवी आ गई और कहने लगी, हाँ हाँ, क्यों नहीं दावत दोगे? इतने सारे पैसे जो ठगे हैं, गरीबों का खून चूस चूस कर। ये बुढ़िया अब भी टांग अड़ाना नहीं भूली। मैं और मेरा परिवार तुम्हारे घर दावत पर बिल्कुल नहीं आने वाले। लेकिन माँ, मैंने कह दिया ना, बस, और उतना ही तुम्हें सुनना होगा। इतना कहकर विद्या देवी और उसकी बेटियां घर के अंदर चली गई। सरपंच और जमींदार को ये बात रास नहीं आई और दोनों एक दूसरे से कहने लगे, देखा तुमने कैसे इतरा रही थी बुढ़िया? अबे जाने दे, क्या फर्क पड़ता है। सरपंच और जमींदार ने बहुत बड़ी दावत रखी जिसमें सिर्फ विद्या देवी का परिवार ही नहीं गया। आपने सुना नहीं? सारा गांव उस दावत में गया है और हम हैं कि यहाँ घर पर बैठकर चावल दाल खा रहे हैं। पता नहीं क्या लगा रखा है, न जाने कितनों से दुश्मनी ले ली है। सोचो ना पायल, सब वहाँ गर्मा गर्म जलेबी, पनीर, डोसा, पता नहीं क्या क्या खा रहे होंगे। कोमल और पायल अपनी माँ की बात ना मानकर चुपचाप सरपंच और जमींदार की दावत खाने चली गई। अगले दिन जैसे ही विद्या देवी बाजार की तरफ गईं, वहाँ उन्होंने देखा कि सरपंच और जमींदार बातें कर रहे हैं। देखा जमींदार, मैंने तुमसे कहा था ना कि गांव में अगर हम दावत करवा दें तो हमारा काम बन जाएगा। अब तक तो सारे गांव वाले गहरी नींद में सो चुके होंगे, लेकिन तुम भूल रहे हो, उस बुढ़िया और उसके परिवार ने खाना नहीं खाया है। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, उसका भी इलाज मेरे पास है। जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मैं जाकर अभी पता लगाऊंगी। इतना कहकर सरपंच वहाँ से अपने घर चला जाता है और विद्या देवी भी उसके पीछे पीछे जाती हैं। और जैसे ही विद्या देवी सरपंच के घर पहुँचती हैं, वहाँ वो देखकर हैरान रह जाती हैं। सरपंच के घर पर एक बड़ा सा जिन रहता है जो रसोई में खाना बना रहा होता है। हे भगवान, ये क्या है? ये तो एक जिन है, लेकिन ये इनके चंगुल में कैसे आया? विद्या देवी सारा माजरा समझ गई थी। सरपंच के सोने के बाद वो उसके कमरे में चुपके से घुसी और रसोई में चली गई। और जैसे ही उस मायावी जिन ने विद्या देवी को देखा, वो डर कर छिपने ही वाला था, तब तक विद्या देवी ने कहा, चीखना मत, मैं यहाँ तुम्हारे भले के लिए आई हूँ। तुम इस रसोई घर में क्या कर रहे हो? मैं एक मायावी जिन हूँ। मुझे इन दोनों सरपंच और जमींदार ने कैद करके रखा है और मुझसे अपना सारा काम करवा रहे हैं। उस दिन दावत में भी मैंने ही खाना बनाया था, यहाँ तक कि राशन और सारी व्यवस्था भी मैंने ही की थी। लेकिन तुम इस दशा में आए कैसे? तब जिन ने अपनी सारी बातें बताई। मैं सालों से एक बोतल में बंद समुद्र में भटक रहा था। वो बोतल सरपंच को नदी किनारे मिली और उसने मुझे वहाँ से मुक्त कर दिया। अब मुझे इनकी बातें माननी होंगी, इसीलिए मैं यहाँ कैद हूँ। लेकिन तुम्हारे बाहर जाने का कोई तो रास्ता होगा। मेरे बाहर जाने का बस एक ही रास्ता है। उस समुद्र में मेरे साथी जिन भी हैं। अगर तुम वहाँ जाकर उन्हें बोतल से मुक्त कर दो तो मैं उनकी मदद से यहाँ से छूट जाऊंगा। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी।
विद्या देवी तुरंत ही उस समुद्र के पास गई। पूरी रात उन्होंने वहाँ पर जिन की बोतल ढूंढी। कई नाकाम कोशिशों के बाद उन्हें समुद्र की रेत में दबा हुआ एक बोतल दिखाई दिया। मैं ये बोतल खोल देती हूँ। विद्या देवी ने एक और बोतल जिन की खोल दी। उसमें से एक बड़ा सा जिन निकला और कहने लगा, जय हो गंगा मैया की। कैसन बा? तुम भोजपुरी क्यों बोल रहे हो? वो का है ना, मैं कई सालों तक उत्तरी इलाकों में था, अब जाकर यहाँ आया हूँ। ये समय बर्बाद करने का नहीं है। तुम्हारा एक साथी हमारे गांव के सरपंच और जमींदार के पास कैद है और उनका रसोइया बन गया है। विद्या देवी ने सारी बातें उस जिन को बताई। तब जिन ने कहा, हम कई सारे जिनों में गुड्डू ही बेवकूफ था, लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाया करता था। हाँ, तुमसे सही कहा। वही रसोइया बनकर बैठा है अब। विद्या देवी उस जिन को लेकर अपने गांव रमेशपुरम पहुंची। वहां जाकर देखा तो हैरान रह गई। जमींदार और सरपंच की दावत की वजह से सारे गांव वाले बेहोश पड़े हैं। यहाँ तक कि विद्या देवी की दोनों बेटियां वहां बेहोश पड़ी थी। मेरी बच्चियां भी बेहोश है, इसका मतलब इन दोनों ने मेरी ना सुनकर दावत खाई ही। विद्या देवी अपने जिन को लेकर सरपंच और जमींदार के पास पहुंच गई और कहने लगी, तुम्हारा सारा षड्यंत्र अब खराब होगा। सरपंच और जमींदार ने विद्या देवी को जिन के साथ देखा तो वो हैरान रह गए। तुम्हारे पास ये जिन कहाँ से आया? और ये हमारा वाला तो नहीं है? अब तुम्हारी खैर नहीं। मेरा जिन तुम दोनों को मेरे आदेश से चकनाचूर कर देगा। अच्छा, और हमारा जिन क्या हमने सिर्फ रसोई के लिए रखा है? मेरा हुक्म सुनो गुड्डू जिन। जो हुक्म मेरे आका, मैं आपकी क्या मदद करूं? इस बुढ़िया और उसके जिन को यहाँ से भगा दो। जैसे ही विद्या देवी ने जमींदार का आदेश सुना, उसने अपने जिन से कहा, जिन, मुझे गुड्डू जिन का बोतल लाकर दे दो। विद्या देवी के अच्छे जिन ने सरपंच के घर से वो बोतल बिजली की रफ्तार से लाकर दे दी। तुम इस बोतल का क्या करोगी? दो, ये मुझे दो। सरपंच और विद्या देवी उस बोतल के लिए आपस में छीना झपटी करने लगे। उनकी छीना झपटी चल ही रही थी कि गुड्डू जिन की बोतल नीचे गिरकर टूट गई। नहीं, तुमने ये क्या कर दिया? अब मैं क्या करूंगा? जिन, तुम एक काम करो, इस बोतल को दोबारा ठीक कर दो। तब गुड्डू जिन ने कहा, मैं अब तुम्हारी कोई आदेश नहीं मान सकता। मैं अब मुक्त हूँ। मेरे कैद रहने की बोतल जमीन पर गिरकर टूट चुकी है। अब मैं विद्या देवी का गुलाम हूँ। लेकिन एक काम अभी भी बाकी है। इन सरपंच और जमींदार को सबक सिखाना। इन दोनों को एक ऐसे जगह में छोड़ कर आओ जहाँ उम्र भर बस ये दोनों खाना ही बनाते रहे। जो आपका हुक्म मेरे आका। विद्या देवी के आदेश के बाद उन दोनों जिन ने सरपंच और जमींदार को एक घने से जंगल में छोड़ दिया, जहाँ ना तो खाने की सुविधा थी और ना ही कुछ और। उस जंगल में सिर्फ जानवर ही घूम रहे थे। मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ कैसे गुजारा करूँगा? अच्छा खासा घर पर रहकर मैं लोगों से ब्याज वसूला करता था। तुम्हारे संगत में अब खाना भी नसीब नहीं होगा। हे भगवान! धन्यवाद काकी आपका। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। अगर आप नहीं होती तो ना जाने मेरा क्या होता। और हमारा शुक्रिया ना करोगे का बुड़बक? सबसे पहले गांव वालों को होश में ले आओ और उन्हें दावत दो। जरा हम भी तो देखे तुम्हारे हाथ का खाना खाकर। लेकिन हाँ, इस बार बेहोशी की दवा मत मिलाना। ये भी कोई कहने की बात है। दोनों जिन ने मिलकर पूरे गांव के लिए 56 प्रकार के पकवान बनाए और एक बड़ा सा मंडप सजाकर उस पकवान को सजा कर रख दिया। अब हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। हम नहीं चाहते कि ये बात ज्यादा लोगों को पता चले। जैसा तुम चाहो, लेकिन हाँ, हम और हमारे जैसे गरीबों की मदद करते रहना। विद्या देवी की बात सुनकर दोनों जिन समुद्र में वापस लौट गए और जैसे ही सब होश में आए, सब दावत देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए। माँ, ये दावत आपकी तरफ से? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, तुम हमसे इतना प्यार करती हो।
सारे रमेशपुरम वासियों ने बड़े चाव से दावत खाई। सारे पकवान इतने अच्छे बने थे कि सब विद्या देवी की तारीफ करते थक नहीं रहे थे। कमला देवी और घोरीलाल के 2 बेटे थे। दोनों को बहुत मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया था। पढ़ाई, शादी सब कर्जे के बल पर हुआ और अब कमला देवी और घोरीलाल उन्हीं कर्जों में डूबने लग गए थे। अम्मा, कब से वो साहूकार पैसे मांगने आ रहा है, दे दो ना पैसे। बहू, पैसे होने भी तो चाहिए ना देने के लिए। तुम्हारी शादी के कर्जे खत्म हुए नहीं थे कि छोटे बेटे के कर्जे लग गए। क्या सुबह सुबह ताने मारने लग जाती हो आप सासू माँ? मैं ताने कहाँ मार रही हूँ, मैं तो बस अपनी जिंदगी की मुश्किलें बता रही हूँ। बड़े बेटे की नौकरी लग जाएगी तो सोचा था कुछ पैसे चुका दूंगी, पर हाँ, जैसे बड़े बेटे की पत्नी तो है ही नहीं, वो सारे पैसे आपके ऊपर उड़ा देगी। नहीं बहू, तुम गलत समझ रही हो। मैं ऐसा नहीं कह रही। हाँ, हम दोनों तो बस गलत ही समझती रहती हैं। सबसे सही तो आप हो, है ना? हमारी शादी के लिए हमने बोला था कर्ज लेने के लिए, नहीं ना? आपने लिया ना कर्जा, अब आप ही चुकाइए। हाँ, और नहीं तो क्या, बस ताने सुनाने हैं। कर्जे लेते वक्त तो हमको नहीं पूछा था, तो अब हमसे क्यों मांग रही हो? जल्द ही घर में पैसों को लेकर बहुत सारे झगड़े होने लग गए। दोनों भाई एक दूसरे को सुनाते रहते कि किसकी वजह से माँ बाप को ज्यादा कर्ज लेना पड़ा। रोज रोज इस घर के झगड़े देखकर थक गई हूँ मैं। इससे अच्छा मैं अपने पापा के घर में ही रह लेती। मैं जा रही हूँ घर छोड़कर। रुको मेरी प्रिय, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। छोटा बेटा घर जमाई बनकर बहू के घर में रहने लग जाता है। माँ, मेरी नौकरी लग गई है, पर उसके लिए मुझे मुंबई जाना पड़ेगा। इतने बड़े शहर में अकेले में नहीं रह सकता, तो अपनी बीवी को मैं साथ लेकर जा रहा हूँ। हाँ, और मुंबई में खर्चा भी तो कितना होता है। हम दोनों को अपना घर चलाने में सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, तो पैसों की उम्मीद तो बिल्कुल मत करना हमसे। एक ही महीने के अंदर उनका घर खाली पड़ गया। कमला की तबीयत भी अक्सर खराब रहती थी। दोनों पति पत्नी बहुत मुश्किल से एक वक्त का खाना बना पाते थे। तभी एक दिन साहूकार अपने लड़कों को लेकर उनके घर आता है। तुम दोनों के उम्र का लिहाज करके मैंने 1 साल इंतजार कर लिया। अब बस बहुत हुआ। सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करके घी निकालना पड़ता है, और वो मुझे अच्छे से आता है। साहूकार के लड़के कमला के घर से टीवी और बाकी कुछ सामान ले जाते हैं। साहूकार जी, भगवान के लिए ये तमाशा रोक दीजिए। मैं आपको अगले महीने जरूर पैसे दे दूंगी। मेरे बेटे की नौकरी लग गई है मुंबई में, मैं उससे कुछ पैसे मांग लूंगी। बहुत सुन लिया तुम्हारे बेटे की नौकरी के बारे में। पूरे गांव में चर्चा हो रखी है तुम्हारा बड़ा बेटा मुंबई में अय्याशी कर रहा है, तो उसने तुम्हें भी पैसे भेजे ही होंगे। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं ऐसे ही तुम्हारा सारा सामान बेच के अपना कर्जा चुका लूंगा। साहूकार घर के आधे सामान ले जाता है। अब कमला और घोरीलाल जमीन पर सोने लगे थे। एक तरफ के पैसे देने के लिए दूसरे तरफ से उधारी मांगनी पड़ती है। क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। इस बार अगर बिजली का बिल नहीं दिया तो वो हमारा कनेक्शन काट देंगे। मैं कुछ करता हूँ कमला। 2 नौजवान बेटे तो बूढ़े माँ बाप को छोड़कर चले गए, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। घोरीलाल अपने पुराने मालिक के पास जाता है, उससे काम मांगने। मालिक उसकी उम्र और हालात देखकर उसे काम देने से मना कर देता है। घोरीलाल उस दिन पूरे गांव में काम ढूंढते हुए फिरता है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता। कोई काम मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। कोई बात नहीं, कल मिल जाएगा। ये रोज का सिलसिला बन गया। घोरीलाल रोज घर से काम की खोज में निकलता और रोज उदास होकर वापस आ जाता। कमला किसी तरह घर का खाना बना रही थी, पर अब राशन भी खत्म होने को आया था। सुनिए, मेरे पास ये सासू माँ का दिया हुआ मंगलसूत्र है। ये शायद सोने का है, इसे बेच देते हैं। हे ईश्वर, ये कैसा दिन देखना पड़ रहा है। एक औरत अपनी सुहाग की निशानी बेच रही है और उसका पति कुछ नहीं कर सकता। आप चिंता मत कीजिए, जब हमारे कर्जे खत्म हो जाएंगे तो
तो हम फिर से नया मंगलसूत्र खरीद लेंगे। अभी इसे बेच देते हैं, कुछ पैसे आएंगे तो घर में राशन आएगा। हाँ, वैसे भी अब गांव में कोई दुकान नहीं बची जहाँ से हमने उधार ना लिया हो। कोई भी हमें पैसों के बिना उनके दुकान के अंदर जाने नहीं देगा। घोरीलाल और कमला उदास होते हुए मंगलसूत्र बेच देते हैं। वो जैसे सोनार की दुकान से थोड़ी खुशी के साथ निकल रहे थे, उन्हें साहूकार ने देख लिया। ओहो, गरीब पति पत्नी सोने की दुकान से पैसे लेकर निकल रहे हैं। मेरे पैसे तो चुकाए नहीं और खुद ऐश करने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हमें इन पैसों की बहुत जरूरत है। जरूरत तो हमें भी है। चल ला इधर, ये मेरे पैसे हैं। साहूकार जबरदस्ती सारे पैसे छीन लेता है। कमला और उसके पति साहूकार के नौजवान लड़कों के सामने कुछ नहीं कर पाते और उनका एक आखिरी आसरा, जो कि उस मंगलसूत्र के पैसे थे, वो भी उनसे छिन जाता है। हे भगवान, अब तो मुझे मरने के अलावा और कोई तरीका नहीं दिख रहा है इस दुख भरी जिंदगी से छुटकारा पाने का। ऐसा मत कहो कमला, मुझे पूरा विश्वास है हमारी किस्मत पलट जाएगी। हम हमेशा ऐसे गरीब नहीं रहेंगे। दोनों अपनी आंखों में आंसू लिए घर की तरफ बढ़ने लग गए। तभी पीछे से सोनार उनकी तरफ चिल्लाता हुआ आता है। अरे घोरी, सुन, रुक रुक रुक, तुम दोनों की लॉटरी लग गई है। क्या मतलब है आपका भाई साहब? बहन जी, आपने जो मंगलसूत्र बेचा है उसमें एक ऐसा अनमोल रतन लगा हुआ था जिसकी कीमत हजारों लाखों नहीं करोड़ों में थी। आपकी 3 पुश्ते भी घर बैठ के पैसा उड़ाएंगी तो भी खत्म ना होगा, इतने पैसे मिलेंगे उसके। क्या बात कर रहे हो मंटू, सच में? पर वो तो मेरी दादी का मंगलसूत्र था जो मेरी माँ को मिला था। ये बात हमें पहले क्यों नहीं पता थी? भाई मेरे, ऐसे बहुत सारे रतन हैं दुनिया में जिनकी कीमत समय के साथ बढ़ती रहती है और अब तुम्हारे इसी मंगलसूत्र की कीमत है 100 करोड़। 100 करोड़? 100 करोड़? हाँ हाँ, सही सुना तुमने, 100 करोड़। तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है। सोनार उस रतन को अमेरिका के एक इंसान को बेच देता है और सारे पैसे लाकर कमला और घोरी के हाथों में रख देता है। दोनों अपने पैसों से एक आलीशान बंगला, गाड़ी और कई सारी चीजें लेते हैं। धीरे धीरे उनके पैसों की खबर दोनों बेटों के पास पहुंचती है और दोनों झट से घर आ जाते हैं। माँ, मैं तो तेरा बेटा हूँ, इस जायदाद पे मेरा ज्यादा हक होना चाहिए। माँ, मैं तो तेरा लाडला बेटा हूँ, तो मुझे ज्यादा पैसे नहीं देगी? तू हमेशा भैया को ही ज्यादा प्यार करती है। जब कर्ज चुकाना था तब माँ किसी की नहीं, अब जब गरीब माँ के पास पैसे हैं तो अब माँ सबकी चहेती हो गई। दोनों बेटे और बहू शर्मिंदगी से अपनी नजरें झुका लेते हैं। निकल जाओ हमारे घर से अभी के अभी, ये पैसे किसी के नहीं हैं। जैसे मुश्किलों के वक्त तुम दुम दबा के निकले थे, अभी वैसे ही निकल जाओ यहाँ से। घोरीलाल छड़ी लेकर अपने बेटों और बहू के पीछे भागते हुए उन्हें घर और गांव से बेदखल कर देता है और दोनों पति पत्नी अपनी आलीशान जिंदगी जीने लगे। राधा चाची और दादी के साथ रहा करती थी। सुशीला राधा से घर का सारा काम कराती थी और उसके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करती थी। एक दिन वह अपने बेटे को खाना खिला रही थी। चाची, मुझे भी भूख लगी है, एक आलू का पराठा मुझे भी दे दो ना। चल हट, अभी तो तूने खाना खाया था, रात की 2 रोटी रखी है, ले ले। अभी तो कपड़े भी पड़े हैं, कौन धोएगा उन्हें? राधा उधर से रोती हुई चली जाती है, पर उसकी दादी ने यह सब देख लिया। राधा, क्यों रो रही है? दादी, ऐसे ही माँ की याद आ गई। तुझे भूख लगी है ना, पराठा खाना है? चल मेरे साथ, मैं तुझे आज पराठे खिलाती हूँ। किसके खाने हैं वो भी बता दे मुझे, मैं तुझे हर तरह के पराठे खिलाऊंगी। सच में दादी? दादी उसे जंगल में एक पेड़ के पास ले जाती है। राधा, तू पेड़ पर चढ़ जा। क्यों दादी? इस पेड़ पर एक टोकरी में तवा रखा है,
उसे उतार कर ले आ। ठीक है दादी, मैं अभी लेकर आती हूँ। राधा पेड़ पर चढ़ जाती है और ऊपर चढ़कर तवा और टोकरी उतार लेती है। दादी माँ, ये कैसा तवा और टोकरी है? और ये पेड़ के ऊपर क्या कर रहे थे? बेटा, ये जादुई तवा और टोकरी है। इस तवे पर तुम जिस भी तरह के पराठे बुनकर हाथ रखोगी, तुम्हें वैसे ही पराठे बना कर देगा। और ये टोकरी हमेशा इसके साथ ही रहती है। इस तवे से निकलने वाले पराठे इसी टोकरी में रखे जाते हैं। अगर तुम इससे निकले पराठे को कहीं और रखोगी तो वह नष्ट हो जाएंगे। ऐसा भी कभी होता है क्या दादी? आज के वक्त में ये जादू वादू कहाँ होता है भला? तुझे विश्वास नहीं होता ना? चल, मैं तुझे तेरे मनपसंद पराठे खिलाती हूँ। बता, आज तू किस चीज के पराठे खाएगी? आज तो मेरा आलू के पराठे खाने का बड़ा मन है। दादी तवे पर हाथ रखती है और वैसे ही उस पर आलू का पराठा आ जाता है। वो पराठे को बराबर में रखी टोकरी पर रख देती है और टोकरी में से राधा को खाने के लिए कह देती है। राधा जैसे ही उस पराठे को खाती है, दादी माँ, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा पराठा तो मैंने कभी नहीं खाया। और राधा पराठा खाती चली जाती है। राधा, ये तवा और टोकरी मुझे एक साधु ने दिया था और कहा था कि इसे सही समय पर इस्तेमाल करना। मेरा क्या है, मैं आज हूँ तो कल नहीं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अब तू इस जादुई तवे का इस्तेमाल गरीबों का पेट भरने के लिए कर। ये तवा मैं तुझे दे रही हूँ। तू इसमें मन चाहे पराठे बनाकर गरीबों को खिला सकती है और नए नए भंडारे कर सकती है। राधा उस तवे को ले लेती है और उससे तरह तरह के पराठे बनाकर गरीबों में बांटा करती थी। उन पराठों से वह कुछ पैसे भी कमाने लगी थी। अब उन पराठों की वजह से वो एक नया घर ले लेती है, जिसमें दादी और राधा दोनों रहा करते हैं। दोनों ऐश की जिंदगी जीते हैं और साथ ही पराठों का भंडारा करते हैं। यह बात उसकी चाची को पता चलती है। अरे ये क्या, राधा तो अमीर होती जा रही है। आखिर इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? कहीं सासू माँ ने तो इसको कोई गड़ा सोना तो नहीं दे दिया? इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। सुशीला रात को ही राधा के घर की ओर चल देती है और खिड़की से झांकती है तो राधा और दादी उस तवे से पराठे बनाकर टोकरी में डाल रहे होते हैं। अरे, ये तो पराठे लगते हैं। यहाँ तो और कई तरह के पराठे भी एक ही तवे पर बन रहे हैं। इसमें ना तो आटे की जरूरत है और ना ही मसाले की। ये तो मेरे बहुत काम आएगा। इससे तो मैं बड़ा व्यापार कर सकती हूँ और रातों रात अमीर भी हो सकती हूँ। मुझे तो ये चुराना ही होगा। जब राधा और दादी सोने के लिए चल देती हैं, पीछे के दरवाजे से आकर तवा उठाकर ले जाती है और घर जाकर वह तवे से कहती है, तवा तवा, मुझे गोभी के पराठे खाने हैं। जैसे ही वह बोलती है तो तवे पर कॉकरोच रेंगने लगते हैं। अरे भाई, मैंने तो गोभी के पराठे मांगे थे, इसने तो मुझे कॉकरोच ही दे दिए। चलो, शायद इसको गोभी के पराठे बनाने नहीं आते होंगे। अब आलू के पराठे मांगती हूँ। तवा तवा, मुझे आलू के पराठे खाने हैं। तवा आलू के पराठे की जगह बहुत सारे अंडे दे देता है। अरे ये है क्या? अंडे तो छूना भी पाप है मेरे लिए। इस तवे पर अंडे कहाँ से आ गए? अब ये तवा मेरी सुन क्यों नहीं रहा है? वह तवे को उठाती है और गुस्से में आकर जमीन पर मार देती है। तभी तवा एक काला धुआं छोड़ता है जो कि उसके चेहरे पर आकर लग जाता है। अरे अरे, ये कालिक मेरे चेहरे पर कैसे आ गई? ये तो झूठ भी नहीं रही है। अब हाय रे, मेरा सुंदर सा चेहरा। अब मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। नाश जाए तवे तेरा। तूने मुझे कुछ दिया तो नहीं, पर मेरा मुंह और काला कर दिया। तभी तवा एक भाले का रूप ले लेता है और उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है। अरे अरे, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। अरे, इस भाले से कोई बचाओ। अरे
भाला रूपी तवा उसके पीछे पीछे चलता है और सुशीला उससे बचने के लिए आगे आगे भागती है और भागती हुई राधा के घर पहुंचती है। माँ जी, राधा, मुझे बचाओ, मुझे इस तवे से बचाओ। अरे मैंने तुम्हारा तवा चुराया था और इसने तो मेरी बुरी हालत कर दी है। मुझे इस तवे से कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी जान बचा दो। तभी राधा और दादी आ जाती है और सुशीला उन्हें सारी बात बताती है और उनसे माफी मांगती है। तवा तुम हमेशा अच्छे कामों में उपयोग में लाए गए हो, तो तुम इसके लिए इतने क्रूर मत बनो और इसे माफ कर दो। तुम्हारी पहचान एक अच्छे समय के लिए है, अपनी पहचान खराब मत करो और इसे जाने दो। तवा भाले से वापस तवे के रूप में आकर राधा के पास चला जाता है। अब राधा और दादी सभी के खाने का ध्यान रखते हुए जीवन व्यतीत करते हैं।